Good morning, everyone. Welcome to lecture 10 of Structure of Atom, class 11. So we have already completed Neal-Bohr model of atom. So we are starting with limitation of Bohr's model. Okay. तो बोर्स मॉडल का लिमिटेशन क्या था उसको समझते हैं. बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम was no doubt an improvement over रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. ठीक है. नील बोर मॉडल मॉडल जो था ये रदरफोर्ड मॉडल का इंप्रूवमेंट था. ठीक है. as it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom and hydrogen like ions, for example He plus, Li2 plus, Be3 plus and so on. कोई दिक्कत. However, Bohr's model was too simple to account for the following points. It fails to account for the finer details, doublet, that is too closely spaced lines. ठीक है. लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में कहीं कहीं पे डबलेट फॉर्म होता था, मतलब कि दो अलग अलग क्लोज्ड लाइंस मिलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के. ठीक है. तो विजिबल, तो ऐसा क्यों होता था इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नील बोर नहीं दे पाए. ठीक है. Space line of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं कि नील बोर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हाइड्रोजन और वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही यूज किया जाता है. ठीक है. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के केस में है ना, इसका यूज नहीं था. कॉम्प्लेक्स जहां पे बनते, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस जहां पे बनते थे. बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड, this model was unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. For example, helium atom which possesses only 2 electrons. ठीक है. Further, Bohr's theory was also unable to explain the splitting of spectral lines. जो spectral lines आता था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यूज करते थे तो वो स्प्लिट करता था, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते थे तो भी वो स्प्लिट करता था. ठीक है. ये स्प्लिटिंग के बारे में नील बोर अपना कुछ नहीं बता पाए. ठीक है. अच्छा, ये चीज याद रखिएगा, जीमेन इफेक्ट किसको बोलते हैं, पूछेगा क्वेश्चन. तो जीमेन इफेक्ट आप लिखिएगा द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और स्टार्क इफेक्ट अगर कोई पूछेगा तो आप लिखोगे द प्रेजेंस ऑफ, हाँ, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई दिक्कत आता है? मेरे ख्याल से क्लियर है. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स. क्यों आखिर कोई एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नील बोर के पास नहीं था. In other words, taking into account the points mentioned above, one needs a better theory which can explain the salient features of a structure of complex atoms. कोई दिक्कत? और एक लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है. आगे चल के प्रिंसिपल जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिट वर्ड जो था, आप भले यूज करो लेकिन बाकी एटम में मतलब ऑर्बिट तरह का कोई वर्ड यूज नहीं होगा. कहने का मतलब ये है, नील बोर ने जो एनर्जी लेवल के लिए ऑर्बिट टर्म यूज किया था नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसके बारे में आपको बता दें, ऑर्बिट का मतलब होता है फिक्स्ड पाथ. क्या होता है? फिक्स्ड पाथ. लेकिन अभी अभी आप हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ोगे और वहां आपको पता चलेगा एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग वी कांट डिटरमाइन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन. जब डिटरमाइन कर ही नहीं सकते तो हमें पता कैसे होगा कि वो फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है. बात समझ में आ रहा है ना? तो एज अ ह्यूमन बीइंग, है ना, वी कांट कांट फाइंड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसको समझेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक सब में. ठीक है. आगे बढ़े यहां से. ठीक ना. चलिए नेक्स्ट है आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं अपने नए मॉडल के तरफ, जो मॉडल आज तक फॉलो हो रहा है. इससे अच्छा मॉडल अभी तक नहीं आया है. ठीक है. दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. क्या इससे
इसके तरफ बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जो दो बात बोले थे, जैसा कि बताया, एक हाइजेनबर्ग, अभी तुरंत इसके बारे में बता रहे थे, और दूसरा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, ये डी ब्रॉगली ने दिया था। किसने दिया था? डी ब्रॉगली। ठीक है, डी ब्रॉगली ने दिया था। क्या बोल कहने का क्या मतलब है वो अभी हम बताएंगे। तो इन व्यू ऑफ शॉर्ट कमिंग ऑफ द बोर्ड्स मॉडल, attempts were made attempts were made to develop a more suitable and general model of atoms. Two important developments which contributed significantly in the formulation of such a model were dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. पहले इसको समझते हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। पहले उसको समझ लेते हैं। ओके, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर इसको समझते हैं। डी ब्रॉगली नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, क्या नाम था? डी ब्रॉगली। इनका कहना था, इनका एक हाइपोथेसिस था। क्या था? हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसा पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो साइंस, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है, ठीक है, ना हो, लेकिन उसको आप यूज करो दूसरे पर्टिकुलर साइंस को समझने में तो वो काम आए। ठीक है, एक्चुअली डिब्रोगली में ने जब ये डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बोला तब ये हाइपोथेसिस था। ठीक है, तब क्या था? हाइपोथेसिस था। लेकिन बाद में फिर उनके हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया डेविसन जर्बर नाम के दो साइंटिस्ट ने। उसके बाद फिर ये हाइपोथेसिस नहीं रहा। हाइपोथेसिस क्या था? बहुत सिंपल था। इनका कहना था कि जिस तरह डुअल नेचर रेडिएशन का होता है, डुअल नेचर किसका होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर, एक वेव नेचर होता है, और बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें पता चला इसका पार्टिकल नेचर भी होता है। कोई दिक्कत है ना? तो दोनों नेचर होता है। बस इनका कहना था कि भाई मैटर का भी डुअल नेचर होगा, डुअल नेचर मैटर का भी होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, मैटर खुद तो पार्टिकल है, पहला बात, तो पार्टिकल नेचर तो इसका है ही। कहने का मतलब है, इनका कहना था कि इसका वेव नेचर भी होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ गया वाला चीज? अब देखो इसको और आगे अच्छे से बताते हैं। ठीक है, एक तरह से इनका यह भी कहना था कि जिस तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के केस में है ना पार्टिकल नेचर आया, उस तरह मैटर का भी पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी होगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं, इन्होंने, ये तो ठीक है हाइपोथेसिस एक था, लेकिन इन्होंने एक एलेबरेट एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया, उसको समझते हैं। ठीक है, एलेबरेट एक्सप्लेनेशन भी दिया, बहुत सिंपल ढंग से सुनो। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी है फोटोन का, क्या होगा? एच म्यू, या फिर एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, और अगर किसी पार्टिकल को सी वेलोसिटी से मूव कराया जाए, ठीक है, कितना वेलोसिटी से मूव कराया जाए? सी, तो उसका एनर्जी क्या होगा? एम सी स्क्वायर। ठीक है ना? एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये बराबर कितना हो जाएगा? एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए बेटा लिए हैं हम लोग? सॉरी, पार्टिकल नहीं, फोटोन। पार्टिकल ही करो। ठीक है, पार्टिकल। बस। अब एक बात बताइए, ये हम लोग सोच रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, ठीक है, ये एम सी स्क्वायर बाई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये दिया हुआ था आइंस्टाइन का। ठीक है, बस क्या किया ना उन्होंने, इस पर्टिकुलर एनर्जी के थिंग को उन्होंने मैटर के लिए लगा दिया। अगर मान लो हम लोग लाइट ले रहे हैं तब ना वेलोसिटी सी है,
सही बात है। लेकिन जनरली मैटर के केस में सी वेलोसिटी तो मिलेगा नहीं, मैटर के केस में कुछ वेलोसिटी वी मिलेगा। लेकिन तो भी ये वी वेलोसिटी क्या कम होगा? नहीं, ये वी वेलोसिटी आपका बहुत ज्यादा होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होता है? 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है एज कंपेरिजन टू किसी नॉर्मल मैटर से आप कंपेयर करोगे। तो मैटर का वेलोसिटी वी हो गया। अब देखो सी के जगह वी पुट करो और दोनों एनर्जी बोल दिया कि इक्वल है ना? ये हाइपोथेसिस है, ये क्या है आपका हाइपोथेसिस। मतलब एच बी बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और ये किसके लिए हो गया? ये हो गया मैटर के लिए। ये किसके लिए था? लाइट के लिए। और ये आइंस्टाइन ने दिया था कोई भी मैटर अगर मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी तो mc स्क्वायर होगा। अब दोनों को अगर आप रिलेट कर दो, वी वी यहां से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया आपको बेटा? h बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एम वी। ये हो गया आपका लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम वी। कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग को बता रहे हैं, क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका वेवलेंथ है। जैसे हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 2.18 into 10 to the power, moving with 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ, अब वेवलेंथ लाइट का नहीं पूछ रहे जो रिलीज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जा रहा है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो अब ये वैल्यू कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस लैम्डा आपको निकालने बोला है। यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है, यहाँ पे वी आपका पुट कर देना है जो वेलोसिटी दिया हुआ है। तो उस पर्टिकुलर मैटर का ये वेवलेंथ निकलेगा, उनका कहना ये था। ठीक है, यहाँ पे एच आपका क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो इससे और भी अच्छा, एक और फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लो, एक और फॉर्मूला यहां से डिराइव कर लेते हैं, इसको भी देख लो। एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर आया है, यही ना आया था? या फिर लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी आया था। ठीक है, यहां से काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे एच बाई लैम्डा, ये यहां से सेकेंड इक्वेशन से हम उठा रहे हैं। ठीक है, देखो एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? एम वी। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर पुट कर दो, एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब दोनों साइड हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब उसके बाद जो आपका एम स्क्वायर है, एक एम को इस साइड ले आओ, तो ये कितना हो गया? हाफ एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एम। और फिर यहां पे क्या बचेगा बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बचा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या मैटर बोल सकते हो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप इसको डायरेक्टली लिख दो, तो हाफ इंटू लैम्डा स्क्वायर, गलत है, हाफ इंटू एच स्क्वायर बाई एम लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से और यहां से लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर इंटू एमास इंटू काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा √1 बाई, है ना, तो रूट आपका बाहर आ जाएगा, एच बाहर आ जाएगा। ठीक है, और रूट के अंदर क्या क्या हो जाएगा? रूट के अंदर हो जाएगा 1/2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक फॉर्मूला है। अगर मान लो आपको काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली दिया हुआ है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है,
और बोल रहा है लैम्डा निकालने के लिए, तो आप ये फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को ध्यान में रखिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अगर वेलोसिटी और वेलोसिटी दिया हुआ है तब लैम्डा ऐसे निकलेगा, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो फिर आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बेसिकली आपके पास क्या आया बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी आया है। एक्सप्लेनेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, explanation of de Broglie hypothesis। हाइपोथेसिस, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, बहुत मजेदार है। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, एच बाई एम बी। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.31 इंटू 10 to the power -31 kg, ये होता है। क्लियर है? ये हुआ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात बताओ, अच्छा अब एक नॉर्मल एक कोई मैटर है जो ये माइक्रोस्कोपिक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक है, इसका इसका मास देख सकते हो कितना कम है। यही मान लो अगर हम कोई जैसे मास मास ऑफ ह्यूमन बीइंग माने, मतलब मैक्रोस्कोपिक है ना, मैक्रोस्कोपिक। तो नॉर्मल सा बात है, कोई भी मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस जब ले रहे हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, वो तुम्हारा आप बोल सकते हो 0 to 1000 ग्राम के बीच में होगा। जो चीज आपको दिखता है मैक्रोस्कोपिक, उसका मास अगर कंपेयर करो कितना होगा, कितना होगा 1000 ग्राम, मतलब 1 kg। तो 0 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम तक बीच में ये डिफर कर सकता है। 1000 ग्राम ज्यादा भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अब लेकिन बात जो बोल रहे हो उसको पहले समझो। एक बात बताओ, डिनोमिनेटर में ये बेटा कितना दिख रहा है, 10 to the power -31। तो लैम्डा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम 1000 kg को डाल दें तो ये तो 10 to the power ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3, यानी कि लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, बहुत कम। मैक्रोस्कोपिक के केस में लैम्डा का वैल्यू इतना कम आता है कि उसका वेव प्रॉपर्टी हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई इंसान है, अगर वो 100 मीटर पर सेकंड से अगर मूव कर रहा है, लेकिन बात है कि उसका मास इतना ज्यादा है, वो भी वेव बनाएगा, लेकिन उसका वेव हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वही जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसका मास ऑलमोस्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है ना, उस उतना कम मास को अगर डिनोमिनेटर में है तो उसका वेवलेंथ का वैल्यू बहुत अच्छा खासा आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उसका वेव नेचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो डी ब्रोगली का लास्ट क्या कहना था कि फॉर माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, फॉर माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस like electrons, like electrons, their wave nature is observable, observable। ठीक है, but for macroscopic substances we क्या बोलोगे, we can't predict the wave nature of that। for macroscopic substances ऐसा नहीं है कि वेव नहीं है, लेकिन वेवलेंथ का वैल्यू इतना कम है कि हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना? फॉर द मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वेव नेचर कांट बी प्रिडिक्टेड। आपको इसका एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख देना। ठीक है, डी ब्रोगली वाला। अब बोला मास अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो मास मतलब लैम्डा का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ऐसे ही सोचो ना, वेलोसिटी कितना 2.18 इंटू 10 to the power 6।
यही ना होगा जी। 10⁻⁻31 प्लस 6 कितना हुआ, -25। आइए ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 10⁻25 में आएगा वेवलेंथ। गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना। यही मान लो आप 1000 kg लेते हो, 1000 kg लेते हो, मूव कितना वेलोसिटी से कर रहा होगा, 100। कितना से कर रहा होगा, 100। अब बताओ 1000 × 100 कितना होगा, 100 मान लेते हैं कि किलोमीटर पर सेकंड कर लेते हैं, या फिर मीटर पर सेकंड, ठीक है मीटर पर सेकंड रह लेते हैं। ठीक है, कितना होगा 10⁻5। लेकिन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻−5। लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, ये तो डिनोमिनेटर में ना हुआ जी, 10⁻5। लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10⁻−5। 10⁻−5 और 25 में कितना बड़ा अंतर है, दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ में आया। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका वेव नेचर क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। बट क्योंकि उसका वैल्यू बहुत कम आएगा, वेवलेंथ का वैल्यू क्या आएगा, बहुत कम आएगा। और नॉर्मल सा बात है, वेवलेंथ जितना छोटा हो, वेवलेंथ जितना छोटा होगा, वेव को प्रिडिक्ट करना उतना मुश्किल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेव नहीं बनाएगा, ये नहीं बोल रहे हो कि वेव नहीं बनाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के केस में कितना आ रहा है, 10⁻25, मतलब कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब उसका वेव नेचर प्रिडिक्टेबल होगा। मतलब वो हमको एक वेव की तरह दिखेगा, किसके तरह दिखेगा, वेव की तरह दिखेगा। वेव की तरह दिखने का मतलब हुआ कि वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करेगा जब वो मूव करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शो करेगा लेकिन इंसान शो नहीं करेगा। इंसान को तुम बोलोगे बेटा जा करके तुम जो है ना एक तो दरवाजा, हाँ दौड़ते दौड़ते जाओ टकरा जाओ, ठीक है, क्या बोलोगे, एक दरवाजा है ना। इंसान को बोलोगे कि बेटा दौड़ते दौड़ते आप जाओ और इस दरवाजे से, हाँ आप स्केटर हो जाओगे, है ना। वो बेटा गया दौड़ते हुए जा करके टकराया, उसको चोट लगा बहुत दबा करके, ठीक है। लेकिन यही जब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, जो याद है डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी, साइड से लग करके क्या होता है, स्केटर करना, स्केटर करना लाइट का, जैसे लाइट स्केटर करता है तो इलेक्ट्रॉन स्केटर कर सकता है किसी ये से लग करके, है ना, किसी ऑब्स्टेकल से लग के। लेकिन क्या ह्यूमन बीइंग स्केटर करेगा, नहीं करेगा। यानी कि बड़े वाले ऑब्जेक्ट्स जो थे उनका वेव नेचर इज नॉट प्रिडिक्टेबल बिकॉज देयर वेवलेंथ इज वेरी लेस, because their wavelength is very less. But when we take electron as the particle, microscopic substances as particles, तो क्या होता है, वो आपका ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद दे स्कैटर, दे डिफ्रैक्ट, दे इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शो करता है जो वेव का है। मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वेव की तरह मूव करता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, लेटर, लेटर डेविसन एंड जर्मर, डेविसन एंड जर्मर, जर्मर परफॉर्म्ड, performed electron diffraction experiment, diffraction experiment, experiment, and proved the wave nature, proved the wave nature of electron। कोई दिक्कत, बाद में डेविसन जर्मन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब उसका वेव नेचर प्रूव्ड हो गया, प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब तुम लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, बड़े बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट्स नहीं शो करते हैं, ये सिर्फ कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन शो करता है। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस क्लियर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन समझ ही गए होगे कैसा आएगा, आपको वेवलेंथ निकालने देगा, लेकिन ये वेवलेंथ किसी लाइट का नहीं होगा, ये वेवलेंथ किस चीज का होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जनरली पार्टिकल्स देगा, आपको बॉल भी दे सकता है ना, आप क्वेश्चन कैसा भी बना सकता है, बॉल भी दे सकता है क्वेश्चन। एच का वैल्यू काहे के लिए मतलब रखना, 6.6 × 10⁻⁻34 जूल, तो ये वैल्यू अलग अलग काहे होगा, अरे कांस्टेंट भी चेंज करता है क्या जी?
हम रीडबर्ग कांस्टेंट बोले थे। आज जो है ना, तुमको इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं याद है, घर में नहीं पढ़ाई हो रहा बेटा, बता दे रहे हैं। हाँ भूलना इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस में आओगे तो फिर भूलना बंद हो जाएगा। ये सब याद रखो, वैल्यूज जरूरी है, ठीक है, क्लियर है ना? नहीं तो फिर धीरे धीरे और बहुत सारा वैल्यूज। अब जैसे हम तुमको H/mv हर जगह आएगा, तो डायरेक्टली H/mv में तुम इसमें दो तीन, जैसे मान लो कि ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्म्स जो है बार बार यूज हो रहा है, तो उसका वैल्यू निकाल के याद कर लो, आसान होगा एग्जाम के टाइम में। अभी जैसे और बताएंगे, हाइजेनबर्ग का इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल में बताएंगे, फिर तुमको समझाएंगे, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सारे मास का है ना, ये सब वैल्यू सारा आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिवाइज जनरली आप लोग को लगता है रटना पड़ेगा, रटना उटना नहीं पड़ता है। क्वेश्चन बनाओ ना। क्वेश्चन अगर तुम सीरियसली जाके हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन अगर तुम घर जाके डेली बना लोगे, तो मेरे ख्याल तुम वैल्यू नहीं भूलोगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर बार बार क्वेश्चन में यूज करोगे तो फिर वैल्यू कौन भूलता है? कोई नहीं भूलता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है क्वेश्चंस बनाना। दूसरा बात, एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट बता देते हैं। हम कितना भी थ्योरी जान ले, ठीक है, जो कंसेप्ट का आइडियोलॉजी किसी इंसान का खुलता है वो क्वेश्चंस बनाने से खुलता है, याद रखना। तो आपको भले लग रहा होगा कि हाँ सर इतना बता दिए थ्योरी, ये समझ में आ गया है, लेकिन क्वेश्चंस बनाओगे तो और ज्यादा लॉजिकली बहुत सारा चीज क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, अब इस चीज को सीरियसली लेना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड? क्या कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ ठीक है, वो उतना आ जाएगा। तो कांस्टेंट कांस्टेंट हो जाएगा मतलब अच्छा हाँ, वो तो 0.1 × 10 1 हो जाएगा, तो उसमें ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, निकल गया ना, समझ में आ गया ना कैसे यूज करना है। H/mv ये होगा, है ना? तो ये हो गया 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। यूनिट देखो, मास 0.1 kg ऐसा यूनिट सारा दे रहा है, अब मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर? आंसर आपका फाइनली आ जाएगा मीटर में। आंसर किस में आ जाएगा? मीटर। जूल को भी एक्सपैंड करोगे तो क्या हो जाएगा? जूल आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आप उसको काटोगे तो केजी मीटर स्क्वायर ऊपर था, नीचे मीटर है, क्या हो जाएगा? हाँ, और जो जूल के अंदर में जो सेकंड स्क्वायर था, उससे ये सेकंड नीचे वाला जाएगा, एस एस स्क्वायर हो जाएगा, और वो जूल के अंदर वाला सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा मीटर। आंसर किस में बच जाएगा? मीटर में। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में ये सब चीज सीख लीजिए, सब अच्छा रहता है, यूनिट्स में कंफ्यूजन नहीं होता है इससे, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए, तो आंसर आपका कितना? 0.1 × 10 उतना ही हो गया, तो मतलब डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁻⁻34 मीटर। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये वेवलेंथ किसका वेवलेंथ है? ये बॉल का। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? तो अब वेवलेंथ, हम लोग लाइट के वेवलेंथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग किसके वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं? पार्टिकल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joule, calculates its wavelength. बताइए आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। मेरे ख्याल से डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी वाला आपको फॉर्मूला बताए थे, उसी को अप्लाई कर देना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H/√2m ke, यही ना होगा? √2m। कोई दिक्कत? H का वैल्यू कितना हो गया? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई मास कितना हो गया? 9.1 × 10⁻⁻31, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है 3 × 10⁻⁻25 जूल। सही है? सबसे पहले 10 का पावर को रूट से बाहर निकाल दो,
ठीक है, तो -31 और -25 कितना हो गया? -56, तो उससे बाहर आ जाएगा तो हो गया ये आपका, ऊपर में रह जाएगा 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड, और रूट से बाहर नीचे 10⁻−56 से हट के आया तो 10⁻−28, और रूट के अंदर क्या चला गया? हाँ, तो 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, और 6 9 जा 54, 54.6। इसका बताओ रूट क्या होगा? 3 का होल स्क्वायर बेटा 9 होता है, तो 2.4 का होल स्क्वायर 54 कैसे बना दिया तुम? लॉजिकली सोचो। अब सोचो इसको कैसे हम लोग करेंगे, है ना? बेसिकली अप्रोक्स देखो, इसीलिए वैदिक मैथ्स का क्लास ले रहे थे, है ना? तो अभी वाली चीज आप लोग को बताएंगे भी कि रूट कैसे, जैसे ये 8 क्लास में आप लोग पढ़ के आए हो, तो उस रूल से भी आप जनरली निकाल सकते हो। अच्छा, तुम लोग एक चीज देखो, 7 7 जा कितना होता है, और 8 8 जा, तो मतलब 7 और 8 के बीच में होगा आंसर। इतना तो समझ में आ रहा है ना? बाकी आप लोग का हम क्लास लेंगे, उसमें स्क्वायर रूट बनाना सिखा देंगे, 7.5 मान सकते हो उसको। ठीक है, 49, 5 ज्यादा 49, 7 7 जा 49, 8 8 जा 62, 7.23 के आसपास है। ठीक है, क्लियर है? अब उस वैल्यू को पुट करो, जल्दी से आंसर बताओ। हम्म, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, लेट मत कीजिए। ओके, आ गया, 7.38 के आसपास आएगा रूट इसका। ठीक ना? तो ये हो गया 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻−34 डिवाइडेड बाई 10⁻−28, मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? 7.4 कर दे डायरेक्टली, 38 है तो ऑलमोस्ट 4 कर देते हैं। ठीक है, 7.4 माइनस ये भी 10 का पावर तो ऐसे ही साइड हो जाएगा, बस खाली तुमको आंसर देना है 6.6/7.4, ये वैल्यू कितना होगा? ठीक है, 10⁻−34 और +28 कितना हो गया? -6 हो जाएगा। 8.9 इंटू 10⁻−5। कोई दिक्कत? क्लियर है? कितना आ गया आंसर बोले? फिर से एक बार बताओ आंसर। 8.9 इंटू 10⁻−5। मैं क्या, समझ में आ गया कैसे यूज करना है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? चलो, क्या बोले? अच्छा, एक बात बताओ, एच का वैल्यू आप कितना ले रहे हो? 6.6 इंटू 10⁻−34। नीचे मान लो आपने मास, है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में 100 kg का मास लिया, और उसके बाद आपने लिया वेलोसिटी कितना लोगे? 100 मीटर पर सेकंड ज्यादा से ज्यादा, यही लोगे, और इससे ज्यादा थोड़ी इंसान मूव करता है। 100 इंटू 100 बेटा कितना हुआ? 100 इंटू 100 कितना हुआ? 10,000 हुआ। ठीक है, और 10,000 होने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻−34 कितना बचेगा? -38 हो जाएगा। -38 कम है ना, -5 कम है? -38 तो इंसान का बहुत कम आया ना वेवलेंथ, प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। ज्यादा वैल्यूज किसका आएगा? समझ में आ रहा है ना? तुम बेसिकली डिनोमिनेटर देख के सोच रहे हो। ये जो ऊपर में प्लैंक्स कांस्टेंट का 10⁻−34 है, इसको भी ध्यान दो, है ना? ये हटने के बाद आपका 10⁻−5 आया है, लेकिन यहाँ पे इसको हटाने के बाद भी कितना आया? 10⁻−38 आएगा ना? तो इसका मतलब ये वैल्यू बहुत कम है वेवलेंथ का, इसीलिए बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के केस में हम लोग वेव नेचर प्रेडिक्टेबल नहीं होता। क्लियर? समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है,
एक्चुअली अब देखो फोटोन का हम लोग जानते हैं कि फोटोन एक मासलेस पार्टिकल है, लेकिन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में उन्होंने मैटर को भी क्या किया, रिलेट कर दिया, बोला डुअल नेचर इसका भी होगा। तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आप इसको मान सकते हो। कैसा क्वेश्चन मान सकते हो? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो मास ऑफ फोटोन पता करना है जिसका वेवलेंथ क्या है, 3.6 एंगस्ट्रॉम। सेम डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, H/mv। ठीक है, वी वी का वैल्यू आपको हाँ एक मिनट देख लो। तो लैम्डा का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एच का वैल्यू दे रखा है 6.6 इंटू 10⁻जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय एम का वैल्यू तुमको निकालना है। और नॉर्मल सा बात है, क्योंकि ये फोटोन दिया है मतलब लाइट के बारे में बोल रहा, तो लाइट का वेलोसिटी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। ऐसे फोटोन मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। फोटोन आर नॉट मास वाले पार्टिकल्स नहीं है वैसे, ठीक है ना। क्लियर है? तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा। लेकिन अब देखो बात ये है ना, मोमेंटम तो शो करता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी, ठीक है। तो वो एक हाइपोथेटिकली हम सोच सकते हैं कि उसका भी मास है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम शो कर रहा है। तो ये आपका एम का वैल्यू कितना आ जाएगा? करके बताओ। इतना तो हम ही कर दिए, तुम क्या किया? जल्दी जल्दी। हाँ तो ये तो हम ही कर दिया, जल्दी जल्दी जोड़ के बताओ। -34 +10, +10 -24 -24 और -8, मतलब -32। ठीक है, 6.6 डिवाइडेड बाई 3 6 18, 18 8 10, 10.8, यहाँ हो गया 10⁻−32। डेसिमल हटा देंगे, 0 पॉइंट दिए, अब 0 हो गया। कितना बार में कटेगा? 8×6 = 48, 6 बार में कटेगा। ठीक है, 6 बार में कटेगा। 648 होगा। कितना होगा? 648। बचा कितना? 12। बचा कितना? 12। पॉइंट दिया हुआ 0 1। कोई दिक्कत? इंटू 10⁻−30। कितना बार बोला है? डिवाइड करते टाइम नंबर्स को छोटा सोचने के लिए, ठीक है ना। हाँ, साइंटिफिक नोटेशन में बताना है। तो डेसिमल को इधर लेके जाएंगे तो डिनोमिनेटर में एक 10 करेंगे, तो मतलब -2 और -1 कितना हो गया? 10⁻30। डेसिमल प्लेस इस तरफ लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जैसा आप इसको सोच सकते हो, ठीक ना। ओके एवरीवन, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। टिल देन थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।